स्टूडेंट्स, आज हम दूसरे पाठ मानव तंत्र के बारे में समझेंगे। इस पाठ को 7 टॉपिक में या 7 भागों में डिवाइड किया गया है। अब ये 7 तंत्र कौन कौन से हैं? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। इस पाठ में हम ये 7 मानव के विभिन्न तंत्रों के बारे में समझेंगे। एक बात और, ये पाठ कुल 6 अंक का है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन अति लघुतरात्मक यानी कि छोटा क्वेश्चन आएगा सिर्फ एक लाइन में, और एक क्वेश्चन इसमें 3 नंबर का और 2 नंबर का एक साथ आएगा, यानी कि 5 नंबर का प्रश्न एक साथ आएगा, 2 टुकड़ों में बटा हुआ। ठीक है, उसमें 2 नंबर का तो एक चित्र होगा, किसी भी तंत्र का हो सकता है, जैसे पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए या श्वसन तंत्र का बनाइए ना, मानव हृदय का बनाइए, उत्सर्जन तंत्र। तो इनमें से किसी भी एक तंत्र का चित्र होगा, नामांकित चित्र। वो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है कि मानव तंत्र जो है उनके नामांकित चित्र आप रफ कॉपी में बनाइएगा। बार बार बुक्स आपके पास हैं तो उनसे आप बना सकते हैं। 3 नंबर का उसका वर्णन आएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि चित्र तो पूछ ले, मान लीजिए पाचन तंत्र का, और वर्णन पूछ ले उत्सर्जन तंत्र का। ठीक है ना, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन जो है ये एक प्रश्न में ही 2 टुकड़ों में बटा हुआ आएगा और एक प्रश्न अलग आएगा 1 नंबर का। तो कुल कितने नंबर हो गए? 6 नंबर का अपने से इस पाठ में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अपन शुरुआत करते हैं पाठ पे। दूसरा जो चैप्टर है मानव तंत्र, उसमें सबसे पहले अपने मानव शरीर से संबंधित कुछ खास बातें, जहां से एग्जाम में छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो समझेंगे। हम सभी जानते हैं जितने भी सजीव हैं उन सभी सजीवों का निर्माण कोशिकाओं से होता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर भी अरबों कोशिकाएं हैं। कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, जैसे अमीबा है, ठीक है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, ये एक कोशिकीय जीव है। मनुष्य बहुकोशिकीय जंतु है, बहुकोशिकीय प्राणी है। तो यहां एक क्वेश्चन छोटा ये बन जाता है कि कोशिका शरीर की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका को परिभाषित कीजिए। तो कोशिका शरीर की मूलभूत एवं संरचनात्मक इकाई है, या उल्टा पूछ लिया जाए कि शरीर की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा? कोशिका। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, ये तो कोशिका है, और जब ये कोशिकाएं बहुत सारी आपस में मिल जाती हैं तो ये बनाती है उत्तक, और उत्तक आगे चल करके बनाते हैं अंग। जैसे मान लीजिए अपना ये अंग की बात करें कि आमाशय है, ठीक है, पाचन तंत्र के अंदर आमाशय, देखिएगा ये रहा आमाशय वाला भाग, ये आमाशय। एक लीवर, ये लीवर है, ये यकृत है, ये भी एक अंग है। ठीक है, और अंग मिलकर के बनाते हैं अंग तंत्र। अंग तंत्र जैसे पूरा पाचन तंत्र बन गया, ये यहाँ से मुख से लेकर के, और ये आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारा जो है ये क्या बन गया? एक पूरा अंग तंत्र बन गया। तो यहाँ पर हमें पहले कोशिका की बात हो चुकी है, अब बात करेंगे उत्तक की। समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर के उत्तकों का निर्माण करती हैं, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जो एक समान काम करती हैं उसके समूह को उत्तक कहते हैं। जैसे पेशी उत्तक, अस्थि उत्तक, है ना, अस्थि यानी कि हड्डियां। फिर आगे इसमें है कि 2 या अधिक तरह के उत्तक मिलकर, जब वो उत्तक आपस में मिल जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे? अंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अंग बनाते हैं। जैसे आमाशय, यकृत, जैसा कि अपन ने पढ़ा था, ये रहा आमाशय और ये रहा यकृत, ठीक है, लीवर। अब ये अंग मिलकर के क्या बनाते हैं? पूरा है कि अंग तंत्र बनाते हैं। ये पूरा है कि अंग तंत्र है, जैसे पाचन तंत्र बन गया। ठीक है, क्या लिखा आगे? एक साथ तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी कि विभिन्न अंग मिलकर के एक समूह में काम करते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? अंग तंत्र कहते हैं। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये अपने यहाँ पर इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो इस पार्ट में हम जो 7 तंत्रों की बात करेंगे, सबसे पहले अपन बात करते हैं पाचन तंत्र की। ठीक है, शुरुआत करते हैं पाचन तंत्र से। देखिए नाम ही क्या है? पाचन, यानी कि जो अपन खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उसका पाचन करने वाला तंत्र, उसको पचाने वाला तंत्र क्या कहलाएगा? पाचन तंत्र। तो यहाँ कुछ शुरू में एक दो परिभाषाएं हैं, अपन उनको समझते हैं।
अपन ये जानते हैं कि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए। क्यों? क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है। और भोजन में कौन कौन सी चीजें होती हैं वो अपन ने पहले पार्ट में पढ़ा था। भोजन के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि होते हैं। ठीक है। अब ये जो भोजन है ये जटिल अवस्था में होता है। जटिल अवस्था मतलब यानी कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड इसकी जटिल अवस्था है। फिर ये जब टूटता है डाइसेकेराइड, दो अणुओं में टूट गया, उसके बाद में और टूटेगा मोनोसेकेराइड। ठीक है। तो ये यहाँ पर जटिल अवस्था में है, यानी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के अणु आपस में मिले हुए हैं, तो ये जटिल अवस्था। तो इस जटिल अवस्था को क्या करना है, इसको तोड़ना है, क्योंकि हम जो भोजन करते हैं वो जटिल अवस्था में है, उसको पचाएंगे, उसका पाचन होगा, और वो जब सरल अणुओं में बदल जाएगा तभी हम उसका अवशोषण कर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि जटिल पदार्थों का अवशोषण हमारा पाचन तंत्र नहीं कर पाता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने का मतलब उस भोजन को पचाना पड़ेगा। ठीक है। पचाने का काम मुख्यतः हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाली जो ग्रंथियां हैं वो करेंगी। ठीक। और ग्रंथियों से निकलने वाले एंजाइम करते हैं। तो यहां देखो क्या लिखा है, शरीर में अवशोषण हेतु, यानी कि जो भोजन अपन ने किया है उसको अवशोषित करना। ठीक है। इन्हें सरलीकृत किया जाता है। और इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, भोजन अपन ग्रहण करते हैं, अंतर ग्रहण का मतलब मुख में अपन ग्रहण किया और मल त्याग करते हैं, वहां तक एक अनेक अंग और ग्रंथियां काम करती हैं। ठीक है। वो अपन आगे देखें कौन कौन से अंग हैं। और ये जो ग्रंथियां और अंग आपस में मिलकर के एक सामंजस्य के साथ काम करते हैं, उसे ही अपने यह तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है। यानी पाचन तंत्र की परिभाषा क्या बन गई, ऐसा तंत्र जिसमें भोजन को अंतर्ग्रहण से लेकर, ठीक है, यानी कि अंदर ग्रहण करने से लेकर और मल त्याग करने तक के लिए अनेक अंग और ग्रंथियां काम करती हैं, और वही पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र में क्या होता है, जटिल पोषक पदार्थ जो है वो छोटे छोटे बड़े जो अणु है वो विभिन्न रासायनिक क्रिया द्वारा सरल और छोटे अणुओं में बदल जाते हैं। ठीक है। ये पाचन की परिभाषा है। पाचन किसे कहते हैं, भोजन में जो जटिल पदार्थ है उनको छोटे अणुओं में, सरल अणुओं में बदलना ही पाचन कहलाता है। ठीक है। आप इनको देखो, जो परिभाषाएं बुक्स की हैं उनको सरल शब्दों में याद कीजिएगा। ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं अपन। पाचन तंत्र में सम्मिलित अंग ग्रंथियां निम्न प्रकार हैं। देखिए यहाँ पर नीचे जो लिखा गया है ये, तो पहले अपन देखिए, थोड़ा सा चित्र में देख लेते हैं कि यहाँ पर अपने मुख के अंदर होती है लार ग्रंथियां। ठीक है। मुख में कौन सी ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां हैं, जो 3 जोड़ी होती हैं। फिर यहाँ पर एक यकृत ग्रंथि है, लीवर। ठीक है। आपको दिख रहा है लीवर। एक यहाँ पर ये इस एक ग्रंथि यहाँ है जिसका नाम क्या है, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है। तो ये 3 ग्रंथियां अपन यहाँ पढ़ेंगे, लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय ग्रंथि। तो ये जो ग्रंथियां हैं इनके बारे में देखिए, नीचे ये रहा ग्रंथियां लार, यकृत और अग्नाशय। उसके अलावा ये जो अपनी पाचन तंत्र है, इस पाचन तंत्र में जो अंग है वो कौन कौन से, मुख है, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। ये बिल्कुल क्रमशः है। क्रमशः का मतलब अपन मुख से शुरुआत करेंगे और मल द्वार तक यहाँ पर जो अपनी आहार नाल है उसकी बात करेंगे। तो देखते हैं अपन चित्र के माध्यम से। ये रहा मुख अपना, मुख से फिर ये गर्शनी, उसके बाद में गर्शिका या नलिका गर्शिका है, फिर ये आमाशय, यहाँ पर ये आमाशय रहा, उसके बाद में ये छोटी आंत जो बहुत ज्यादा आपको दिख रही है कुंडलित, फिर ये बड़ी आंत ये जो दिख रही है आपको, ये बड़ी आंत, और ये अंत में यहाँ पर ये मलाशय। तो ये इस प्रकार से पाचन तंत्र के जो आहार नाल है उसके अलग अलग भाग हैं। तो अपन यहां से मुख से लेकर के और मलाशय तक, यहां तक एक एक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्लियर। तो यहां देखिएगा क्या लिखा है, सभी अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। कौन कौन से अंग, ये अंग, ठीक है, ये आहार नाल बनाते हैं, पूरी एक नाल बनाते हैं, नलिका बनाते हैं। ठीक, जिसे अपन एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसमें कौन कौन से हैं, मुख्य, गर्शनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। क्लियर। जो मुख से शुरू होकर, कहां से शुरू होती है, मुख से, और मलद्वार तक जाती है, ये रहा मलद्वार तक, अंतिम भाग तक जाती है। और यह करीब 8 से 10 मीटर, देखिएगा इसको थोड़ा सा आपको याद करना, आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर लंबी होती है, यानी कि ये बहुत बड़ी है। ठीक है। लगभग 30 फीट तक लंबी होती है, परंतु ये कुंडलित होती है, मुड़ी हुई होती है। ठीक है। जिस प्रकार से कोई पाइप नलिका है उसको अपन ने समेट रखा है, ठीक है, लपेट रखा है, सेम वैसे ही है अभी कुंडलित और मुड़ी हुई, लिपटी हुई होती है, जिसके कारण ये इतनी लंबाई जो है हमें हमारे पेट के अंदर समाई रहती है। इसे पोषण नाल भी कहते हैं। पोषण नाल क्यों, क्योंकि इसमें भोजन का पाचन होगा, फिर उसका अवशोषण होगा और इसी से हमें पोषण मिलता है। क्लियर। अब ये जो आहार नाल, इसका काम क्या है, इस ये पूरी आहार नाल है, इसके मुख्य रूप से 3 काम है। ठीक है। कौन कौन से काम है, एक तो आहार को सरलीकृत कर पचाना, यानी कि जो अपन ने जटिल पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा,
ये जो अपन ने खाए हैं इन तीनों का पाचन होगा। जल का पाचन नहीं होता है, जल सीधा ही अवशोषित हो जाएगा, खनिज लवण सीधे अवशोषित हो जाएंगे, और विटामिन का भी पाचन नहीं होता है। पाचन किनका होगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का ही होगा। तो ये वो जो जटिल पदार्थ है वो सरल पदार्थ में बदलेंगे, किसके द्वारा? पाचन के द्वारा। दूसरा आहार नाल का काम है पचित आहार का अवशोषण। भोजन का पाचन हो गया, उसके बाद में उसका अवशोषण करना है। पचित भोजन का जो काम की चीज है वो हमारा आहार नाल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। उसके बाद में क्या है? आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना। अब जो भोजन का अवशोषण भी हो चुका है, सारा काम हो गया है, उसके बाद में जो अवशिष्ट पदार्थ है शरीर के अंदर, जो हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ है, उसको बाहर निकालना, वो मल द्वार तक, यानी कि आहार नाल को मुख से लेकर के मल द्वार तक पहुंचाने का काम, उसको धकेलने का काम भी आहार नाल ही करती है। ठीक है, उसके लिए सवर्णी पेशियां काम में आती हैं, जो कि अपन आगे पढ़ लेंगे। तो यहां मुख्य रूप से था कि आहार नाल के काम क्या है, ये 3 काम है। आगे देखिए, अपन देखते हैं पाचन कार्य को करने के लिए आहार नाल में पाई जाने वाली ग्रंथियों, ठीक है, या अन्यत्र उपस्थित ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न पाचक रस उत्तरदायी होते हैं। देखिए, भोजन को पचाने के लिए एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए? एंजाइम, यानी कि जो जटिल पदार्थ है उसको सरल अणुओं में एंजाइम के द्वारा तोड़ा जाएगा। अब ये एंजाइम कहाँ होते हैं? ये ग्रंथियों में होते हैं। कौन कौन सी ग्रंथियां? जो अपन ने बात की थी, लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय, उनके अंदर वहां से एंजाइम निकलेंगे। वो एंजाइम इस जटिल भोज्य पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ देंगे। ये पाचक रस, यानी कि जो रस निकल रहा है ग्रंथि से, उस रस के अंदर ही एंजाइम है। विभिन्न रासायनिक क्रिया द्वारा भोजन को सरलीकृत करके उसे शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले रूप में परिवर्तित कर देते हैं। पचित भोजन रस में कई घटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है, जल आदि। इन पोषक तत्वों को आहार नाल के विभिन्न विशेष कोशिकाओं की मदद से अवशोषित कर लिया जाता है। यानी भोजन का पाचन हो गया, पहले क्या होगा? भोजन का पाचन, उसके बाद में क्या होगा? भोजन का अवशोषण होगा। फिर है मुख से ग्रसित भोजन, अपनी लंबी यात्रा। देखिए, अपने जो मुख में जो ग्रहण किया है भोजन, वो गर्सनी में जाएगा, फिर गर्शिका में, फिर आमाशय में, छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना। तो एक लंबी यात्रा तय करता है, और वो जो लंबी यात्रा तय करता है तो उस भोजन को आगे धकेलने का काम कौन करता है? ये सवर्णी पेशियां करती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो मुख से गर्षित भोजन है, अपनी लंबी यात्रा विशेष पेशियों के संकुचन और विस्तार, वो पेशियां सिकुड़ती हैं, फिर फैलती हैं, फिर सिकुड़ती हैं, फिर फैलती हैं, तो उसे भोजन गति करता है, आगे मुख से लेकर के मल द्वार तक पहुंच जाता है। तो वो पेशियां, उनका नाम क्या है? सवर्णी पेशियां। भोजन को गति का नियंत्रण करती हैं। किसका? गति का नियंत्रण। फिर बात करेंगे अपन पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले अंग। ठीक है, जो अपन ने पहले देखे थे, यहाँ पर जो ये अंग है, देखिएगा, ये 7 अंग है ना, इनकी एक एक की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं मुख के बारे में। ठीक है, तो चलिए अपन बात करते हैं मुख, माउथ। आहार नाल का अग्रभाग, यानी कि यहीं से शुरुआत होती है, मुख से प्रारंभ होकर गुहा में खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। देखिएगा, ये जो अपना जो मुख है, ये तो मुख हो गया, ठीक है, यहाँ ये मुख, और ये अंदर वाली क्या है? मुख गुहा है। क्लियर? यह है कोटरोनुमा अंग, कटोरे नुमा अंग है, कटोरे जैसा, यानी कि अपना जो कटोरा होता है, प्याला होता है। ठीक है, इसके ऊपर कठोर और नीचे कोमल तालु। ऊपर का जो भाग है ये कठोर तालु होता है, नीचे का कोमल होता है। मुख गुहा में चारों तरफ गति करने वाली पेशी, जिनमें एक जिह्वा होती है। देखिए, अपन जो भोजन निगलते हैं तो उसमें लार को मिलाया जाता है, और लार को मिलाने का काम कौन करती है? जिह्वा करती है, जीभ करती है। जीभ भोजन को मिलाती रहती है, हिलाती डुलाती रहती है, ताकि लार ग्रंथियों से निकली हुई लार भोजन में मिल जाए। ठीक है, जिह्वा मुख भाग के पृष्ठ भाग से अधर तल से फ्रेनुलम लिंगुअल या जिह्वा फ्रेनुलम द्वारा जुड़ी होती है। देखिए, यहाँ जो जीभ है अपनी, ये यहाँ पर जीभ जुड़ी हुई है, ये इस भाग की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ जो जीभ जुड़ी हुई है, इसका नाम क्या है? फ्रेनुलम लिंगुअल। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आता है कि जीभ जो है वो अपने मुख गुहा में अधर तल से किस संरचना द्वारा जुड़ी होती है, उस संरचना का नाम क्या है जहां से जुड़ी होती है? तो इस जॉइंट को, इस जोड़ को क्या कहते हैं? फ्रेनुलम लिंगुअल कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, मुख 2 मांसल होठों से है। ऊपरी होठ और नीचे होठ, अपने 2 होठ हैं, तो ये मांस के बने होते हैं, जो मुख को खोलने और बंद करने का और भोजन को पकड़ने का काम करते हैं। अपन जब भोजन करते हैं तो होठ उसको भोजन को पकड़ने का काम करते हैं। फिर आगे है मुख में ऊपर व नीचे के जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने दांत होते हैं? कुल 32 दांत। कितने दांत हैं? 32। 16 ऊपरी जबड़े में, 16 नीचे के जबड़े में।
सभी दांत जबड़े में पाए जाने वाले एक सांचे में स्थित होते हैं और इस सांचे को मसूड़ा कहते हैं। यानी कि दांत कहाँ स्थित होते हैं? मसूड़े के अंदर। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपना ये जबड़ा है और इस जबड़े में दांत लगा हुआ है, ये एक दांत लगा दिया मैंने इसे, है ना। तो ये यहाँ पर ये इस मसूड़े के अंदर है इसको, यानी कि ये मसूड़े ने इसको कठोरता से इसको पकड़ रखा है ताकि ये हिले डुले नहीं। मसूड़े दांतों की स्थिति को ग्रत दंती, यानी कि यहाँ पर एक अंदर दांत जो अंदर की तरफ धसा हुआ है, ये अंदर की तरफ है। ठीक है, इसकी जड़ है तो ये गर्त बोलते हैं। गर्त मतलब है गड्ढा। ठीक है, तो ये इस गर्त के अंदर धसे होते हैं तो हमारे दांत की स्थिति कैसी होती है? ग्रत दंती होती है। और मानव में दांत द्विबार दंती, द्वि का मतलब होता है दो, दो बार, यानी कि मनुष्य में दांत दो बार आते हैं। एक बार तो छोटे, जब छोटा बच्चा होता है तो दूध के दांत, और जो गिर जाते हैं उन्हें स्थायी दांत कहेंगे, उसके बाद में स्थायी दांत आएंगे। तो देखिए आगे लिखा है, जिसके जीवन काल में दो बार दांत आए। एक तो अस्थाई दूध के दांत, अस्थाई का मतलब जो स्थाई नहीं है, लगभग 7 8 10 साल की उम्र से पहले वापस झड़ जाएंगे। और दूसरे हैं स्थाई दांत। स्थाई यानी कि ये जब हम वृद्ध अवस्था तक पहुंचेंगे तब तक ये बने रहेंगे, स्थाई रहेंगे। ठीक है, हालांकि वृद्ध अवस्था में उसके पश्चात भी दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। तो ये दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। यहां से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आएंगे, उनको अपन समझेंगे। दांत कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। पहला जो प्रकार है वो है कृंतक। कृंतक का मतलब होता है कुतरने वाले दांत। देखिएगा मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये मैंने नीचे जबड़े का डायग्राम बनाया, तो मैं इस जबड़े के एक हिस्से की बात कर रहा हूं, यानी कि इधर वाली बात करूंगा। तो एक दांत ये है, एक दांत ये, सामने के जो 2 दांत अपन को दिख रहे हैं ये क्या है? कृंतक है। ठीक है, सबसे आगे के दांत है, इधर भी ये 2 दांत ये हैं इस साइड में। ठीक है ना, इसी प्रकार से ऊपरी जबड़े के अंदर भी होंगे। तो यहाँ पर ये 2 और 2 टोटल 4 दांत हो गए। ठीक है ना, तो ये दांत आगे के दांत है, कुतरने और काटने का काम करते हैं। ये 6 माह की उम्र तक निकल जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनेगा कि भोजन को कुतरने और काटने वाले जो दांत है उनका नाम क्या है? कृंतक है। या क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि कृंतक दांतों का कार्य लिखो, तो कृंतक दांत जो है सामने के दांत ये कुतरने का और काटने का काम करते हैं। दूसरा है रदनक। रदनक जो दांत है ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। देखिए अभी अपन ने यहाँ डायग्राम बनाया था, तो ये जो सामने के जो कृतनक दांत थे, इनके पास में यहाँ एक नुकीला दांत आप देखते हैं। आप देखिए घर में जो कांच है आपके, उस कांच में अपने दांत को देखना। ये 2 दांत एक साइड में इधर है, उसके जस्ट पास में आपको एक नुकीला दांत मिलेगा, पैना दांत मिलेगा यहाँ। ठीक है, ये रदनक है। क्या है ये? रदनक है, जो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। ये 16 से 20 माह की उम्र में, यानी कि लगभग 1.5 साल के बच्चे में निकलते हैं। प्रत्येक जबड़े में 2 2 होते हैं, यानी कि ये इधर भी नीचे वाले जबड़े में, और ये देखिए कर्तना के बाद में ये इधर भी एक ये रहा। ठीक है, तो नीचे वाले जबड़े में कितने हैं? 1 और 2। इसी प्रकार से ऊपरी जबड़े में भी 2 होंगे। ठीक है, मांसाहारी पशुओं में ज्यादा विकसित होते हैं। देखिए आपने मांसाहारी जंतु देखे होंगे, जैसे घर में अपने कोई कुत्ता है या फिर बिल्ली आपने देखी होगी। तो कुत्ता, बिल्ली, शेर है, शेर के अंदर बहुत नुकीले होते हैं। जब शेर दहाड़ता है, अपना मुंह खोलता है, तब देखिएगा आप यहाँ इसके अंदर ये नुकीले दांत आपको बहुत ज्यादा विकसित दिखाई देंगे। ठीक है, ये हमारे अंदर भी होते हैं क्योंकि मनुष्य भी एक सर्वाहारी प्राणी है। सर्वाहारी का मतलब क्या है? शाकाहारी और मांसाहारी। ठीक है, तो मनुष्य की, पूरे मनुष्य की बात कर रहे हैं, पर मनुष्य प्रजाति की बात कर रहे हैं। मनुष्य कैसा है? सर्वाहारी प्राणी है। तो ये हमारे अंदर भी पाए जाते हैं। ये शाकाहारी जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो रदनक दांत हैं ये किसमें नहीं होते? शाकाहारी जंतु, जैसे गाय है ना, आपके घर में यदि गाय, भैंस, भेड़, बकरी है तो उसको देखना आप, उसके अंदर ये नुकीले दांत जो है रदनक नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वो शाकाहारी हैं। उन्हें आवश्यकता ही नहीं है मांस को चीरफाड़ करने की, वो मांस खाते ही नहीं है। ठीक है, फिर अगला है अग्र चौरणक। अग्र चौरणक, चौरणक का मतलब तो चबाने वाले। चौरणक का मतलब क्या है? चबाने का काम करना। ठीक है, अग्र मतलब आगे की तरफ। तो देखिए यहां पर ये एक दांत इधर है और एक दांत ये है, तो ये अग्र चौरणक है। अग्र चौरणक क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसके पीछे आगे यहाँ पर यहाँ 3 दांत और होंगे जिन्हें चौरणक कहेंगे। ये 3 जो दांत हैं, 1 2 3, ये चौरणक, और ये चौरणक के ये 2 आगे हैं, ये आगे वाले क्या कहलाएंगे? अग्र चौरणक। अग्र मतलब आगे की ओर। ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। ठीक है, और प्रत्येक जोड़े में 4 पाए जाते हैं, यानी कि 2 ये रहे इधर और 2 ये इधर पाए जाएंगे। ठीक है, तो 2 और 2 4 हो गए, ऊपरी जोड़े में भी 4 होंगे। और फिर लिखा है चौरणक। चौरणक यानी कि सबसे अंतिम ये जो 3 हैं, ये दांत भी भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। और प्रत्येक जबड़े में 6 होते हैं, यानी कि 3 इधर हैं और 3 इधर होंगे। ठीक है ना, 1 2 और 3 मैंने बना दिए, तो 6 इधर इस जबड़े में, निचले जबड़े में, और 6 ऊपरी जबड़े में होंगे। ठीक है, और प्रथमतः यानी कि पहली बार, यानी कि ये जो दांत है इतने अपन ने पढ़े कितने? 4 तो ये रहे। ठीक है, 2 ये 6,
7, 8, 9, 10, 10 निचले जबड़े में और 10 ऊपरी जबड़े में। 20 दांत तो अपने दूध के दांत होते हैं, पढ़ा था ना अपने दूध के दांत, ये रहा दूध के दांत जो ऐसे होते हैं। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। यानी जो छोटे बच्चे हैं जिनके दूध के दांत हैं उनमें 20 दांत होते हैं। और कौन से? ये आगे वाले, यानी कि कृतनक, रदनक और अगर चवर्णक के होते हैं। दूध के दांत जो हैं उनमें ये जो चवर्णक है ये नहीं पाए जाते, ये चवर्णक ये नहीं पाए जाते हैं, ये बाद में आते हैं। पहली बार जब दोबारा ये दांत गिर जाएंगे सारे, दोबारा दांत आएंगे तब ये दांत आते हैं, ठीक है ना। चवर्णक दांत बाद में आते हैं। कब आते हैं? लगभग 12 से 15 माह की। आगे देखिएगा, आगे लिखा है ग्रसनी। क्या पढ़ेंगे अपन? गर्सनी पढ़ेंगे। गर्सनी देखिएगा अपन यहां पर जो डायग्राम है पीछे उसको देखते हैं एक बार। ये यहां मुख के अंदर का ये जो भाग, इतना सा भाग, ये गर्सनी है, ठीक है ना। तो इस गर्सनी की बात अपन कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है ये गर्सनी। तो अपन आगे चलते हैं। गर्सनी के लिए देखो यहाँ एक डायग्राम और बना हुआ है, ये लाल ग्रंथि का नहीं है, गलत लिखा है यहाँ पर, ये गर्सनी के बारे में है डायग्राम, ठीक है। अपन देखेंगे क्या लिखा है। मुख गुहा जीवा व तालु के पीछे भाग में एक छोटी सी कीप नुमा गर्सनी से जुड़ी होती है। गर्सनी से भोजन आहार नलिका या ग्रास नाल या वायु श्वास नाल में जाती है। देखिए गर्सनी से भोजन तो कहां जाएगा? आहार नाल में, ठीक है ना। और वायु कहां जाएगी? श्वास नली में। क्यों? देखिए इसको समझिए अपन। ये नास है, अरे नासिका जिसको नाक बोलते हैं, यहां से श्वास लेते हैं और ये यहां पर ये अंदर की तरफ, यानी कि मुख और नास जो है ये दोनों यहां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। इनका एक ही मार्ग है, आगे संयुक्त मार्ग है। तो ये नासाग्रसनी जो नाक से जो इस प्रकार से आगे नलिका आ रही है, यहां पर ये नासाग्रसनी कहलाएगी। और ये जो मुख से आ रही है इधर, ये क्या कहलाएगी? मुख गर्सनी कहलाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद में यहां ये आगे चल करके बनाती है अधोगर्सनी, ठीक है ना, या कंठ गर्सनी बोल दीजिए। कंठ यानी कि गले में है, कंठ में, तो इसको कंठ गर्सनी कर देंगे। तो देखिए नाक से अपन जो सांस लेते हैं तो ये जो श्वसन है, ये तो वायु जो ये कहां जाएगी? ये तो फेफड़ों वाली नलिका में, यानी कि श्वास नली में चली जाएगी। और जो अपने भोजन निकला है वो भोजन कहां जाएगा? इसे पीछे की तरफ जो नलिका है, ठीक है ना, गर्सनी गर्शिका में चला जाएगा। दोबारा देखिएगा, जो भोजन अपन मुंह से निकलते हैं वो तो कहां जाएगा? यानी कि इस अधोगर्षणी से होता हुआ यहाँ जो नलिका है गर्शिका वहां पहुंचेगा, और नाक से जो सांस लिया है वो यहां से होता हुआ श्वास नली में फेफड़ों तक जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अपन इसके बारे में आगे और देख लेंगे। तो 3 भाग हो गए, नासागर्षणी, मुखगर्षणी और कंठगर्षणी। क्लियर? चलिए फिर अपन आगे देखते हैं ग्रास नली, ठीक है। यानी कि इसके नीचे का जो भाग है, आगे का ये भाग, आगे ये ग्रास नली है। तो अपने यहाँ ऊपर जो डायग्राम है, सबसे पहला जो चित्र है पाचन तंत्र का, ये चित्र आपको बार बार रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी है, बनाना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर अपने शुरू में बताया था कि 2 नंबर का एक डायग्राम आएगा कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें कौन कौन से अंग है वो सारे अपन को बनाने हैं। आपको ये मानव का चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप ये जो अंदर वाला जो है ना, ये छोटी आंत, बड़ी आंत, ये इतना ये बना लेना बस, ठीक है ना। यहाँ से शुरू करना, ये नलिका यहाँ, ये मानव वाली संरचना पूरी बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो फिर अपन आगे देख रहे हैं ग्रास नली के बारे में। तो ग्रास नली जो एक सक्रिय नली है जो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, यानी कि अपने गले के अंदर है और 25 सेंटीमीटर लंबी है। यह गर्सनी के नीचे भाग से प्रारंभ होकर गिरवा, ठीक है, गिरवा यानी कि गर्दन, गिरवा मतलब क्या है? गर्दन में, हमारी गर्दन में, और वक्ष स्थल, वक्ष स्थल का मतलब क्या है? सीना या छाती बोलते हैं जिसको, है ना, से होती हुई मध्य पट्ट से निकलकर उदर गुहा, उदर गुहा मतलब पेट में, ठीक है ना। वक्ष का मतलब क्या होता है? सीना, छाती, और ये उदर का मतलब पेट होता है। उदर पेट का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो उदर गुहा में प्रवेश करती है। तो इसको देखो डायग्राम से समझते हैं। जैसे अपन ने ये जो अपने ऊपर तो गर्शिका थी, वो नीचे आगे ये, हाँ ये गर्शिका है, और ये नलिका जो पूरी है, ठीक है ना, जो 25 सेंटीमीटर बता रहा है, ये 25 सेंटीमीटर लंबी जो नलिका है ये अपनी ग्रास नली है। तो यहाँ पे ये अपने गर्दन के अंदर से होती हुई कहाँ पहुंचेगी? वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा सीने में, छाती में, उसके आगे फिर यहाँ पर एक अंग होता है जिसका नाम क्या है? मध्यपट। ये मध्यपट एक अंग पाया जाता है, इसको ये चीरते हुए, इसको पार करते हुए ये नीचे आ जाती है, ठीक है ना। तो ये मध्यपट को पार करते हुए यहाँ पर नीचे कहाँ आ गई? उदर गुहा में। ये जो भाग ऊपर वाला जहां फेफड़े होते हैं, ये तो वक्ष गुहा,
और ये नीचे वाला मध्य पट के जो नीचे का भाग है ये क्या कहलाता है, उदर गुहा। ठीक है, गुहा का मतलब होता है खाली जगह, स्पेस। इसका मुख्य काम भोजन को मुख से आमाशय में पहुंचाना है। देखिएगा यहाँ जो भोजन है अपने मुख के अंदर यहाँ से निकला था मुख में, यहाँ से होता हुआ ये ग्रास नली है पूरी, यहाँ से यहाँ तक ये, और फिर उसके आगे क्या होता है, आमाशय होता है। क्या होता है, आमाशय। ये आमाशय का हमने डायग्राम बनाया है, ये आमाशय है। तो ये ग्रास नली यानी कि यहाँ से भोजन को कहाँ पहुंचाती है, आमाशय तक पहुंचाती है, यहाँ तक पहुंचाती है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, ग्रास नली में कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं। इस ग्रास नलिका में यहाँ कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये जो कोशिका है इसके में कुछ ग्रंथियां होती हैं, श्लेष्मा का स्राव करती हैं। श्लेष्मा यानी कि चिकनायक लसा पदार्थ होता है। इन ग्रंथियों से स्रावित श्लेष्मा भोजन को लसदार बना देगा। भोजन क्या बन जाएगा, लसदार हो जाएगा। ठीक है ना। और ग्रास नली में उपस्थित भितियां भोजन को एक प्रकार से गति, उस गति का नाम है कर्मानुकुंचन गति। कौन सी गति, यानी कि अपने जो भोजन निगला, निगलने के बाद में यहाँ ये जो नलिका है ग्रास नली, ये ग्रास नली के अंदर कर्मानुकुंचन गति होगी। ठीक है, कर्मानुकुंचन गति से भोजन आगे यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ से होता हुआ यह आमाशय के अंदर प्रवेश कर जाएगा, जिसके माध्यम से भोजन आमाशय तक पहुंच जाता है। ग्रास नली के शीर्ष पर उत्तकों का एक पल्ला, ठीक है, होता है। यह पल्ला घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, यहाँ पर एक पल्ला, जैसे मान लीजिए अपन ने अभी बात की थी कि एक तो श्वास नली है और उसके जस्ट पीछे क्या होती है, ये अपनी ये ग्रास नली। ठीक है, तो यहां पर एक इस प्रकार से एक ढक्कन होता है मांसपेशी का बना हुआ। जब अपन सांस लेते हैं तो उसमें श्वास तो जाएगी श्वास नली के अंदर, और भोजन निकलेंगे वो कहां जाएगा, ग्रास नली के अंदर। तो यहाँ ये जो एपिग्लोटिस है, ढक्कन है, घाटी ढक्कन जिसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको एपिग्लोटिस कहते हैं। जब अपन भोजन निगलते हैं तो उस समय भोजन श्वास नली में नहीं चला जाए, इसको बचाने के लिए ये घाटी ढक्कन उसको ढक देगा। किसको, श्वास नली को ढक देगा। और जब श्वास नली बंद हो जाएगी कुछ क्षण के लिए, जब अपन निगल रहे होते हैं, ठीक है ना, तो उस समय श्वास नली के अंदर भोजन नहीं जाएगा। तो एपिग्लोटिस क्या काम करता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, एपिग्लोटिस का काम क्या है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। इसी प्रकार से ये जो अपन जो श्वास ले रहे हैं वायु है, उस वायु को ग्रास नली में जाने से भी रोकता है। ठीक है, यानी कि ये इस प्रकार से गति करता है कि यहाँ पर ये जो एपिग्लोटिस बना हुआ है, ये अब ये इधर आ जाएगा, यानी कि इस ग्रास नली को बंद कर देगा, तो यहाँ इसमें वायु नहीं जा पाएगी। तो दोनों काम करता है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। यानी कि भोजन निगलने के दौरान ये पल्ला बंद हो जाता है। पल्ला मतलब यानी कि ये घाटी ढक्कन है ना, एपिग्लोटिस बंद हो जाता है तथा भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब अपन बात करेंगे आमाशय की। ठीक है ना, आमाशय को समझेंगे। देखिएगा, आमाशय अपन मैं यहाँ एक डायग्राम बना रहा हूं कि ये ग्रास नली है, यहाँ उसके बाद में ये एक मैंने यहाँ इस प्रकार से एक आमाशय का डायग्राम बनाया, ये आमाशय का चित्र बनाया। ठीक है ना, ये भाग यहां से लेकर के और यहां तक ये आमाशय है। ठीक है, तो आहार नाल का ग्रास नली से आगे का भाग, ये ऊपर वाली क्या थी, ग्रास नली, यहां से यहां तक, तो इसके आगे का भाग क्या हो जाएगा, आमाशय। यह पेशी जे आकार की आकृति, देखिए थोड़ा सा ये इस प्रकार से घुमा होता है, जे जो एबीसीडी का अपना जे है ना, अल्फाबेट, ये जे के आकार का होता है इस प्रकार से। ठीक है ना, जो ग्रास नली व ग्रहणी के मध्य तथा उदर गुहा के बाएं हिस्से तथा मध्य पट के पीछे स्थित होता है। देखिए समझते हैं, ग्रास नली और ग्रहणी के मध्य, ऊपर तो क्या है ये ग्रास नली, और यहां आगे ये क्या है, ये ग्रहणी। तो ये कहां है, ग्रास नली और ग्रहणी के बीच में है। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है, उदर गुहा के बाईं तरफ, आमाशय अपने जो अपना जो बायां हाथ है ना, उस बाईं तरफ होता है। ठीक है, और मध्यपट के पीछे, मध्यपट क्या था, यहां पर अभी अपने मध्यपट नाम आया था जिसको डायाफ्राम कहते हैं, यहां मध्यपट के नीचे की तरफ होता है। ठीक है, लचीला अंग है, और ये 1 से 3 लीटर धारिता, यानी कि इसकी धारिता कितनी है, इसके अंदर 3 लीटर तक भोजन आ सकता है। अब लीटर में क्यों मापते हैं, क्योंकि यहाँ भोजन तरल अवस्था में हो जाता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर 3 लीटर तक, चाहे पानी हो, दूध हो, भोजन है, ये 3 लीटर तक आ सकता है। आमाशय के 3 भाग हैं। देखिए जो आमाशय यहाँ से यहाँ तक, इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है कार्डियक, कार्डियक जिसको जठरागमन, जठर प्लस आगमन। जठर का मतलब क्या होता है, ये आमाशय को जठर कहते हैं, और आगमन यानी कि इस भाग में जो भोजन आता है, भोजन कहां से आया, ऊपर मुख से ग्रास नली में, और ग्रास नली से यहाँ आमाशय में। तो ये जो भाग है यहाँ,
ठीक है ना, ये जठरागमन वाला भाग है, इतना भाग ये है बाया बड़ा भाग है जो गर्शिका आमाशय में प्रविष्ट करती है, जहां से गर्शिका ये आ रही है ना, ये भाग इतना, ये भाग, ठीक है ना, ये तरफ। दूसरा जठर निर्गम, जठर का निर्गम या निर्गमन का मतलब बाहर निकलना, तो यहां से भोजन जठर से यानी कि आमाशय से भोजन कहां जाएगा, ग्रहणी में जाएगा, ठीक है ना, ये जो ग्रहणी वाला भाग है, तो ये जठर निर्गम भाग, इतना भाग आमाशय का ये जठर निर्गम कहलाएगा। तीसरा जो भाग हो फंडिस, फंडिस भाग जो बीच का बच गया है, ये भाग पूरा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, फंडिस। उपरोक्त दोनों भागों के मध्य का यानी कि जठरागमन वाला भाग और जठर निर्गमी भाग, इसके बीच का जो भाग है ये फंडस कहलाता है। क्लियर। अब चलिए अपन आगे देखते हैं। आमाशय में दो अवरोधनी, अवरोधनी का मतलब होता है रुकावट पैदा करने वाली, अवरोध, अवरोध का मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है ना, या संकोचक पेशियां, इसको एक नाम और कहते हैं, संकोचक पेशियां पाई जाती हैं। पहला है ग्रास नलिका अवरोधनी, यह गर्शिका व आमाशय को विभाजित करती है, आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रास नली में जाने से रोकती है, ठीक है। तो देखिए अपन इसको समझते हैं, ये क्या कह रहा है। इसमें बताया गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये अपनी ऊपर ग्रास नली थी और ये आमाशय वाला भाग, ठीक है ना, ये अपना आमाशय वाला भाग ये हो गया, ये आमाशय है, ठीक, ये ऊपर ग्रास नली और ये नीचे, ये आगे ग्रहणी। तो यहाँ पर ये जो एक अवरोध नहीं पाई जाती है, यानी कि इसको भोजन को, ये भोजन जो आमाशय में आ गया है, ये भोजन कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अपने आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है। तो ये अम्लीय भोजन वापस बाहर नहीं चला जाए, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो खेलते कूदते दौड़ते हैं या उल्टे लटकते हैं अपन, है ना, तो उस समय क्या होता है, भोजन वापस बाहर नहीं आ जाए, तो उसको रोकने का काम करती है कौन, ये ग्रास नलिका अवरोधनी, ठीक है ना, ग्रास नलिका अवरोधनी है, क्योंकि ग्रास नली और आमाशय के इस भाग में है, ठीक है। गर्शिका और आमाशय को विभाजित करती है, आमाशय से भोजन को ग्रास ग्रसनी में जाने से रोकती है, वापस ग्रसनी में जाने से रोकती है। जब कभी अपने वोमिटिंग होती है, उल्टियां होती हैं, उस समय ये अवरोधनी खुल जाती है, तभी तो उल्टी होने पर भोजन वापस बाहर आता है, और उल्टियां दूषित भोजन करने से या बीमार होने पर होती हैं, ठीक है। फिर दूसरी जो अवरोधनी है वो है, देखते हैं अपन साथ ही, जठर निर्गमी अवरोधनी। देखो जठर का ये निर्गम भाग, निर्गम यानी निकलना, यहां से भोजन निकलेगा, तो यहां पर एक अवरोधनी होती है, अवरोधनी यानी कि रोकने वाली, भोजन को रोकने वाली, यहाँ कंट्रोल करती है भोजन को, यहाँ कुछ घंटे भोजन रुकता है, 4 से 5 घंटे यहाँ में भोजन ठहरता है, अपने जो खाना खाया है वो यहाँ रुकता है, वो तुरंत आगे ग्रहणी में नहीं जाएगा, तो इसको रोकने का काम कौन करेगी, ये जठर निर्गम अवरोधनी ये करेगी, ठीक है। आमाशय व छोटी आंत को, देखिए आमाशय रहा, ये छोटी आंत, ग्रहणी क्या है, छोटी आंत का ही भाग है, ये जो ग्रहणी में बार बार नाम ले रहा हूं, ये छोटी आंत का भाग है, ठीक है ना, छोटी आंत जो है उसका पार्ट है। तो यहाँ पर इन दोनों को विभाजित करती है, आमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को नियंत्रित करती है, यानी कि आमाशय से भोजन छोटी आंत में जाएगा, ग्रहणी में जाएगा, उसको एक कंट्रोल करती है कौन, जठर निर्गम अवरोधनी। चलिए फिर अपन बात करेंगे छोटी आंत की। देखिए अपन ने इस प्रकार से जो डायग्राम बनाया था, ठीक है ना, ये आमाशय वाला हो गया, उसके बाद में ये यहाँ पर ग्रहणी, ठीक है ना, ग्रहणी कुछ इस प्रकार से होती है, सी के आकार के, एबीसीडी का अपना जो सी का आकार है ना, एबीसीडी में सी या थोड़ी सी घूमी हुई होती है यू के आकार की, ठीक, और आगे फिर इस प्रकार से कुंडलित होती है इसे, ये इस प्रकार से, ये छोटी आंत, यानी कि ये आमाशय, ऊपर वाला भाग आमाशय, आमाशय से लेकर के यहां तक आगे फिर बड़ी आंत शुरू हो जाएगी, यहां पर बड़ी आंत, तो ये छोटी आंत का भाग है। तो देखिए छोटी आंत में क्या है, छोटी आंत पाचन तंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, जो आमाशय की जठर निर्गमी भाग से शुरू होता है। देखिए ये आमाशय था और ये जठर निर्गम भाग यहां से शुरू होती है छोटी आंत, ठीक है। मानव में इसकी औसत लंबाई 7 मीटर होती है। देखिएगा एक बहुत ही बड़ा आपको मैं लॉजिक बता रहा हूं कि छोटी आंत जो होती है उसका नाम छोटी आंत है, लेकिन ये वास्तव में बड़ी होती है, और जो बड़ी आंत होती है वो छोटी होती है। अब आप कहोगे सर इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, छोटी आंत का नाम बड़ा कर देते थे, ना बड़ा कर देते, बड़ी आंत का अपन छोटा कर देते, ये ऐसा क्यों किया। देखिए ये छोटी आंत और बड़ा आंत, जो बड़ी आंत जो नाम रखा गया है वो इसके व्यास के अनुसार रखा गया है। व्यास आप समझते हैं ना, जैसे कोई पाइप नली का है, ठीक है, जिसका व्यास ज्यादा है, और ये दूसरी पाइप नली का है, यहाँ पर इसका व्यास कम है, व्यास यानी कि ये जो दूरी यहाँ वाली ये, तो छोटी आंत जो है उसका व्यास कम होता है, व्यास कम होने के कारण उसका छोटी आंत यानी पतली नलिका होती है, और बड़ी आंत जो नलिका है वो मोटी होती है, ठीक है ना, उसमें जगह ज्यादा होती है, तो वो बड़ी आंत है, और ये छोटी आंत। लंबाई की अपन बात करें तो छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है, ठीक है ना, और जो बड़ी आंत जो है वो छोटी होती है, लगभग 1.5 मीटर के लगभग, ठीक है ना, अपन आगे देख लेंगे। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी है, 7 मीटर, याद रखना।
तथा आहार नाल से इस अंग द्वारा भोजन को सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। यानी कि भोजन का पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। यहीं पचेगा भोजन और यहीं अवशोषण होगा। ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं इसके तीन भाग। ये जो भाग मैंने बात बताई थी आपको, ग्रहणी, ठीक है ना। ये जो मुड़ा हुआ भाग है सी आकार का या यू आकार का, ये ग्रहणी है। ग्रहणी की बात करेंगे। आमाशय से जुड़ा हुआ भाग, ये रहा आमाशय से जुड़ा हुआ भाग। छोटी आंत का पहला और छोटा भाग है। छोटी आंत यहीं से शुरू हो रही है तो पहला भाग हो गया, जो भोजन को रासायनिक पाचक एंजाइमों से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, भोजन को पचाता है। अब देखिए, छोटी आंत यहां से तीन भागों में बटी हुई है, तो भोजन का पाचन कौन से भाग में होगा? ये ग्रहणी में होगा। ठीक है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो अगर आपने उत्तर सही लिख दिया कि छोटी आंत, तो आंसर सही है। लेकिन छोटी आंत के अंदर भी कौन से, छोटी आंत के तो तीन भाग है, उसमें भी कौन से में होगा? ग्रहणी के अंदर होगा। छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में पाचन होगा। ठीक है। दूसरा है फिर अगर क्षुद्रांतर। अगर क्षुद्रांतर, ये जो भाग यहां से यहां तक आपको दिख रहा है, ये अगर क्षुद्रांतर है। ठीक है ना। ये इतना भाग, ये क्या नाम है इसका? अगर क्षुद्रांतर। ये छोटी आंत का मध्य का भाग है। मध्य का भाग है ना, बीच का। क्यों? ऊपर तो ग्रहणी है, ठीक है ना, और फिर आगे उसका अंतिम भाग है, तो ये बीच का भाग, ये बीच का भाग ये है मध्य का भाग। यह ग्रहणी में पचित आहार रस का अवशोषण करता है। भोजन का पाचन ग्रहणी में हुआ और भोजन का अवशोषण अगर सूत्रांतर में यहां होगा, यहां भोजन का अवशोषण हो जाएगा। जो ग्लूकोज है ना, जो प्रोटीन वसा आपने जो खाए थे भोजन में, वो सारा यहां अवशोषित हो जाएगा। फिर आगे देखिए, अपन आगे देखते हैं। मुख्यतः अवशोषण का कार्य विशेष प्रकार की कोशिकाएं। अब ये जो भोजन का अवशोषण हो रही है ना, यहाँ इस भाग में कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ये कोशिकाओं का नाम है आंतर कोशिका। ठीक है ना। इंटेरोसाइट बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। तो आंतर कोशिका याद कर लीजिए। आंतर कोशिकाएं क्या करती है? भोजन को अवशोषण करने का काम करती हैं। भोजन का अवशोषण कौन सी कोशिकाएं करती हैं? आंतर कोशिकाएं करती हैं। कौन से भाग में? अगर क्षुद्रांतर में। अंतिम भाग है क्षुद्रांतर। ठीक है ना। ये जो भाग बच गया यहां से यहां वाला, ये क्षुद्रांतर है। छोटी आंत का अंतिम भाग है, जो बड़ी आंत में खुलता है। आगे क्या शुरू हो जाएगा? आगे बड़ी आंत शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। बड़ी आंत का व्यास ज्यादा होता है, मोटी होती है। यह उन पोषक तत्वों, विशेष रूप से पीत लवण। पीत लवण कहां से आया? देखिएगा, यहाँ अपना ये जो भाग है, यहाँ लीवर जुड़ा होता है। ये लीवर का डायग्राम मैंने बनाया, ये देखिए लीवर, ये यकृत है। इस लीवर में जो पीत रस बना है, वो पीत रस वसा को पायशीकृत करता है। जो अपने घी तेल खाया है उसका पायशीकरण करता है, ताकि उस को पचा सकें। ठीक है। तो यहाँ पर ये पीत लवण है, इसका अवशोषण कहाँ होता है? इस अंतिम भाग में होता है। ठीक है ना। और विटामिन का अवशोषण, जो भोजन में अपने विटामिन खाए हैं, विटामिन ए बी सी डी जो भी, उन सब का अवशोषण इसी भाग में होता है, क्षुद्रांतर भाग में होता है। ठीक है। फिर आगे अपन बात करेंगे बड़ी आंत की। अगला भाग कौन सा है? बड़ी आंत। देखिएगा, यहां पर ये जो छोटी आंत का जो अंतिम भाग था क्षुद्रांतर, यहाँ एक इस प्रकार से एक छोटा सा एक अंग होता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। और अब ये यहाँ बड़ी आंत शुरू होती है। ठीक है ना। मैं बना रहा हूं डायग्राम, उससे अपन समझ जाएंगे। ये बड़ी आंत अंत में जाकर के यहाँ मलाशय में खुल जाती है। ठीक है ना। मल द्वार में खुलती है। ये यहाँ पर छोटी आंत का जो अपने भाग पड़ा था, ठीक है, क्षुद्रांतर यहाँ तक हो गया। अब बड़ी आंत, क्षुद्रांतर आगे बड़ी आंत में खुलती है। ये रही क्षुद्रांतर, और ये आगे क्या है? ये बड़ी आंत। बड़ी आंत यहाँ से शुरू हो गई। ठीक है ना। यहाँ कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं, यानी कि इस बड़ी आंत में छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, जो भोजन को किण्वन के द्वारा पचाते हैं। क्या लिखा है? अपचित भोजन, यदि मान लीजिए भोजन नहीं पच पाया है छोटी आंत में, ठीक है, तो उसको आगे ये जीवाणु पचाएंगे। किसके द्वारा? किण्वन क्रिया के द्वारा। यानी कि यहाँ एंजाइम काम में नहीं आएंगे, यहाँ किण्वन क्रिया होगी। ठीक है ना। उसको पचाते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। छोटी आंत भोजन का अवशोषण करती है और बड़ी आंत जल का अवशोषण करती है। किसका अवशोषण करती है? जल का और खनिज लवणों का, क्योंकि जल के अंदर खनिज लवण घुले हुए हैं। तथा अपचित भोजन को मल द्वार से बाहर उत्सर्जित कर देती है। यानी कि यहाँ जो भोजन जिसका पाचन नहीं हुआ है, या जो अपशिष्ट पदार्थ है, उसको यहाँ से मल द्वार के द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल देती है। अब ये जो बड़ी आंत है, इसके भी तीन भाग है। ठीक है ना। इसके तीन भाग पढ़ेंगे अपन। कौन कौन से? पहला है अध्रांतर या अंधनाल। अंधनाल याद कर लीजिएगा आप, अंधनाल है इसका नाम। यह भाग क्षुद्रांतर से जुड़ा होता है। देखिए, जो क्षुद्रांतर है, यहां से ये जो भाग जुड़ा है ना, इतना भाग, ये है अंधनाल। ठीक है ना। यहाँ क्षुद्रांतर से आने वाले पाचित आहार रस का अवशोषण होता है। यानी जो छोटी आंत से यहाँ क्षुद्रांतर से भोजन आया है, इसकी बात कर रहा है। तो शेष बचे अपशिष्ट को आगे वृहदांतर में पहुंचा दिया जाता है, और ये आगे जो बच गया वो आगे के वृहदांतर में पहुंचा दिया जाएगा। अंधनाल के प्रथम भाग, देखिए क्या लिखा है?
अंडनाल के प्रथम भाग जो क्षुद्रांतर से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये क्षुद्रांतर और ये अंडनाल, यहां जो जोड़ है ये वाला भाग, ठीक है ना, से थोड़ा नीचे की तरफ भीतर की ओर 4 से 5 इंच लंबी नली के आकार का एक अंग निकलता है, जिसे कर्मी रूपी परिशेषिका या अपेंडिक्स कहते हैं। नाम सुना आपने अपेंडिक्स का, ठीक है। तो ये है वो अंग अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स कहां होता है? छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर होता है, यानी कि अंडनाल वाले भाग में पाया जाता है। क्या? अपेंडिक्स। पहले हमारे पूर्वजों के अंदर जो शाकाहारी थे, बिल्कुल कच्चे फल पत्तियां खाते थे, तो उनमें सेलुलोज होता है, उस सेलुलोज को पचाने का काम यहाँ पाए जाने वाले एंजाइम करते थे। लेकिन अपन ने भोजन को पका करके खाना शुरू कर दिया, तो हमारे यहाँ पर सेलुलोज को पचाने का काम नहीं होता है, इसलिए ये हमारे शरीर के अंदर एक अवशेषीय अंग है। अवशेषीय अंग का मतलब ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में कभी काम के हुआ करते थे, काम आते थे, लेकिन हमारे शरीर में अब काम नहीं आ रहे हैं, वो अवशेषीय अंग कहलाते हैं। तो ये अपेंडिक्स के अंदर कभी कभी इन्फेक्शन होने के कारण, संक्रमण होने के कारण इसमें सोजन आ जाती है, और ये अंदर शरीर के अंदर फट भी सकती है, जिससे व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। इसलिए इसको काट करके बाहर निकाल दिया जाता है, शल्य चिकित्सा द्वारा ऑपरेशन करके इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना, जिसको कहते हैं ना अपेंडिक्स का दर्द आना। तो ये हमारे शरीर के अंदर कौन सी तरफ होती है? दाईं तरफ होती है। अपना जो दायां हाथ है ना, राइट हैंड, उस तरफ ये पाई जाती है, पेट में, उधर गुहा के अंदर, ठीक। फिर अगला भाग क्या है इसका? वृहदांतर। वृहदांतर देखिए, ये यहां से लेकर के यहां तक ये वाला भाग, ये वृहदांतर है। आहार नाल में बड़ी आंत का अंडांतर से आगे का भाग, यानी कि ये जो अंडनाल है उसके आगे का भाग वृहदांतर कहलाता है। उल्टे यू आकार का, देखो कैसा ये उल्टा यू, सीधा यू ऐसा होता है, ठीक है ना, और ये कैसा है? ये उल्टा यू लिखा हुआ है। 1.3 मीटर लंबा, ठीक है, कितना लंबा है ये? 1.3 मीटर लंबी नलिका है। और वृहदांतर के 4 भाग हैं, देखिए इसके 4 भाग हैं, कौन कौन से हैं? एक तो नलिका जो ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ, तो ये भाग कौन सा है? आरोही। आरोही का मतलब क्या था? ऊपर की ओर चढ़ना, ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, करीब 15 सेंटीमीटर लंबा। दूसरा है अनुप्रस्थ भाग। अनुप्रस्थ कौन सा? ये भाग, ये अनुप्रस्थ काट है ना, अनुप्रस्थ जिसको नाम बोलते हैं, इस तरह के अपन अनुप्रस्थ कहते हैं। फिर अगली कौन सी है? अवरोही। अवरोही जो नीचे की तरफ आती है, देखिए आरोही कौन सी थी? जो ऊपर जा रही थी वो आरोही, और ये नीचे आ रही है अवरोही। और अंतिम क्या है? सिग्मोइड। सिग्माकार, जिसको सिग्मोइड बोलते हैं। सिग्मा के आकार की ये जो घुमाव है ना यहाँ पर, ये घुमाव, इसको बोलते हैं सिग्मोइड या सिग्माकार। ये सिग्माकार भाग हो गया, ठीक है। और अंतिम जो भाग है वो है मलाशय। ये भाग मलाशय, जहां से जिसमें मल का संग्रहण होता है और इसको बाहर त्याग दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन मलाशय के बारे में देखते हैं। मलाशय आहार नाल का अंतिम भाग है और लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है ना, और इसमें गुदानाल मल द्वारा बाहर खुलता है, और इसको मल को त्यागने के लिए 2 प्रकार की सवर्णी पेशियां होती हैं, एक तो बही और एक अंतः सवर्णी पेशियां, जो मल के त्यागने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती हैं, ठीक। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आहार नाल जो है उसके जो अंग है, 7 मुख्य अंग थे, उनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए। तो हमें इसके अंगों, यानी कि अंग जो है, ये मुख्य, ग्रसनी, है ना, ये ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, तो यहाँ तक इन सबको समझाना है। ये 3 नंबर का इसका थ्योरी का है और 2 नंबर के इसके डायग्राम का प्रश्न है, ठीक। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। धन्यवाद।